अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा टॉपिक है 9th बायोलॉजी का, जिसका नाम है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंसेस। बायोलॉजी का साइंस के दूसरे फील्ड के साथ क्या ताल्लुक़ है, या इसको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी भी कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी चूँकि एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसको स्टडी करते करते हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िक्स की, कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री की, और कहीं पे हम इकनॉमिक्स का सहारा लेते हैं और कहीं जियोग्राफी का सहारा लेते हैं। तो इसलिए जब दो फील्ड को आपस में मिक्स किया जाता है, जैसे बायोलॉजी को फ़िज़िक्स के साथ, इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, या इसको लिंकेज ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो पहले लिंकेज की तरफ आते हैं बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स, अब इसकी पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ फिज़िक्स। अगर हमें कोई मसला पेश आता है, वो मसला बायोलॉजी के अंदर हो, लेकिन उसको हल करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके हों? फ़िज़िक्स के हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बायोलॉजी के अंदर फ़िज़िक्स को इस्तेमाल किया, तो ये एक कंबाइंड स्टडी बन गई। इस कंबाइंड स्टडी को क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स कहते हैं। और बायोफिज़िक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कब से ये आया है? ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि उसमें जो वेपन या हथियार इस्तेमाल हुए थे, तो उसमें रेज़ वग़ैरह थे, उनसे जो डिज़ीज़ या उनसे जो मसाइल बने, चूँकि रेज़ का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ है और इंसान का ताल्लुक़ बायोलॉजी के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों किस्म के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो यूँ किसका वजूद आया? बायोफिज़िक्स का। अच्छा, अब बायोफिज़िक्स के इस्तेमालात कौन कौन सी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है? सबसे पहले एक फ़ील्ड है फ़िज़ियोलॉजी। फ़िज़ियोलॉजी के अंदर ये बायोफिज़िक्स इस्तेमाल हो रहा है। फ़िज़ियोलॉजी हमने पढ़ा था कि फ़ंक्शन के बारे में जो ब्रांच है बायोलॉजी का, उसको फ़िज़ियोलॉजी कहते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। बायो एनर्जेटिक, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी कैसे मूव करती है, उस फील्ड को बायो एनर्जेटिक कहते हैं, इसमें फ़िज़िक्स का इस्तेमाल है। न्यूरो साइंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल है, और फार्माकोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल इसकी ये है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान जब पौधे क्या करते हैं, वो जब लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं? वो फ़िज़िक्स के रूल को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, ये जो बैट है जिसको चमगादड़ कहते हैं, ये अपने डायरेक्शन का तयन किस तरह करते हैं कि ये एक मखसूस आवाज़ निकालता है, और वो आवाज़ जब दीवारों या किसी चीज़ के साथ टकरती है तो वापस आती है, जिससे उसको पता चलता है कि मेरे सामने कोई चीज़ है, कोई चट्टान है, दीवार है। इस अमल को कहते हैं इकोलोकेशन, या इसको सदाए बाज़गश्त भी कहते हैं। तो बैट चूँकि क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजी है, और आवाज़ का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ है। तो ये टॉपिक अब कौन हमें सही समझा सकता है? बायोफिज़िक्स वाले लोग हमें सही समझा सकते हैं। और तीसरी जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, वो है मसल। हमारे जो मसल हैं, इसमें क्या होती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन, खिंचाव या तनाव। तो स्ट्रेस टॉपिक असल में फ़िज़िक्स का है, जबकि मसल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो इन दोनों को कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको बायोफिज़िक्स के ज़रिए, सिर्फ बायोलॉजी के ज़रिए हम इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक फ़िज़िक्स इसके साथ शामिल ना हो। अच्छा, दूसरा जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है या लिंकेज है, उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर जितने भी केमियाई प्रोसेस हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम इसको, या बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम उनको सॉल्व करते हैं। या बायोकेमिस्ट्री वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है या स्टडी है, जिसके ज़रिए जानदारों के अंदर होने वाले जितने भी केमियाई प्रोसेस हैं, हम उसका मुताला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन से केमिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं? जैसे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है पौधों के अंदर, और रेस्पिरेशन का अमल होता है पौधों के अंदर भी और एनिमल के अंदर। ये दो चीज़ें क्या हैं? ये केमिकल प्रोसेस हैं। ये हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए।
अच्छा, बायोकेमिस्ट्री का दूसरा काम क्या है? इट आल्सो एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल। बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम जितने नामियाती मॉलिक्यूल हैं बड़े बड़े, उसका तज्जिया करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है? तज्जिया करना। मसलन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड हैं? प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, डीएनए हो गया और आरएनए, यानी ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं या एनिमल में पाए जाते हैं। लेकिन इसको सिर्फ बियोलॉजी की मदद से हम स्टडी नहीं कर सकते जब तक हमें केमिस्ट्री का इल्म नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री और बियोलॉजी दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं? एक फील्ड या स्टडी बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए फिर हम इन चीज़ों का क्या करते हैं? मुताला करते हैं। तीसरा जो लिंकेज है उसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। अब बायो कहते हैं लाइफ, जियो कहते हैं अर्थ, ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब ये है कि मखसूस वक्त में, मखसूस इलाके में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, ये हमें कौन बताएगा? बायोजियोग्राफी के ज़रिए हम ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई पोलर बेयर इज़ फाउंड इन सम पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन। जो आर्कटिक रीजन है उसके बाज़ इलाकों में पोलर बेयर जो है वो क्यों पाई जाती हैं, इसके अलावा कहीं और पे क्यों नहीं है या कम है। एंड वाई मॉस्किटो आर फ्लोरिश या फाउंडेड इन डैम प्लेसेस, और क्यों मच्छर किसी मरतूब और गर्म जगहों में पाई जाती हैं, तो ये हमें कौन बताएगा? यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बायोजियोग्राफी वाले बता सकते हैं। बायोजियोग्राफी हमें ये बताता है कि कौन सा जानदार मखसूस वक्त में किस इलाके में पाया जाता है। अगला जो है वो है बायोस्टैटिस्टिक। नाम से ज़ाहिर है बायोबियोलॉजी, स्टैटिस्टिक एक फील्ड है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला इन द फील्ड ऑफ बियोलॉजी। अमूमन जब बियोलॉजी में आप कोई रिसर्च करते हैं तो आखिर पे रिसर्च की कंक्लूजन निकालने के लिए आपको स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स के पास जाना पड़ता है और उनके फार्मूले आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यूँ स्टैटिस्टिक और बियोलॉजी को मिला करके क्या बन गया? बायोस्टैटिस्टिक बन गया। और इसकी क्या ज़रूरत है? यूज़ इसका ये है कि जब तक हमारे पास स्टैटिस्टिक नहीं होगी तो हम रिसर्च डेटा की एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई कंक्लूजन हम ड्रा नहीं कर सकते। बायोइकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बायोइकोनॉमिक्स क्या है? किसी जानदार की हम स्टडी करते हैं लेकिन माशी नुक्ता नज़र से। कैसे? हेयर द साइंटिस्ट कैलकुलेट एंड कंपेयर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। बायोइकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो किसी मंसूबे का, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, उसके इकनॉमिक पहलू को मद्देनज़र रख करके वो क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं और मवाजना करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमने बनाया, इससे हमें कितना लॉस हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, इस पे ख़र्चा कितना हुआ था। तो यहाँ पे देखो इकनॉमिक्स अलहदा एक फील्ड है और बियोलॉजी अलहदा फील्ड है। इन दोनों को मिला करके क्या बनाया? बायोइकोनॉमिक्स। और बायोइकोनॉमिक्स का फ़ायदा ये है कि उससे हम किसी प्रोजेक्ट के नफ़े और नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। Dear student, it was all about the linkage of biology with other field of sciences.